नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना। दरअसल सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा भारत की सांस्कृतिक चेतना और गौरव के प्रतीक प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान और आस्था को समर्पित एक विशेष अभियान है। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए 7 मई का दिन यादगार बन गया, जब सैकड़ों तीर्थयात्री बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुंद यादव ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक स्मृति, इन तीनों के संगम के रूप में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा ने भोपाल से अपनी पहली यात्रा शुरू की। ये विशेष तीर्थ यात्रा केवल एक धार्मिक भ्रमण नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, संघर्ष और सांस्कृतिक चेतना की यात्रा के रूप में देखी जा रही है। इस धार्मिक यात्रा में प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आए श्रद्धालु शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुंद यादव ने कहा कि सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। हेली सेवा के बाद अब रेल मार्ग से इस तरह की विशेष तीर्थ यात्रा श्रद्धालुओं की सुविधा और पहुंच को और आसान बनाएगी। मुख्यमंत्री ने सोमनाथ मंदिर को स्वाभिमान, आस्था और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बताते हुए इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर प्रतिष्ठित बताया है। कहा कि सोमनाथ मंदिर भारतीय इतिहास और सनातन परंपरा का सशक्त प्रतीक माना जाता है। सोमनाथ हमारे विकास का पर्याय भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुंद यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विरासत से विकास की ये यात्रा प्रारंभ हुई है। हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, पुलिया, सड़क, नगर, कारखाने के साथ ही साथ सनातन संस्कृति को भी लेकर चल रही है। इस सनातन संस्कृति पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की है। हमारी सरकार कई देवलोक बनवा रही है। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और सनातन आस्था से जोड़कर देख रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुंद यादव ने कहा कि सोमनाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नए प्रयास कर रही है। आइए इस पर सुनवाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया है। गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में डसा, तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है। ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में विरासत से विकास की एक यात्रा प्रारंभ हुई, चहुमुखी विकास की यात्रा। जब हम विकास में भौतिक अधोसंरचना की बात करते हैं, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, नगर, कारखाने, लेकिन इन सब बातों के अलावा जिन सनातन संस्कृति पे हमको सदियों से गर्व रहता है, ऐसे में सनातन धर्म के साथ सबको लेके चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना है, उसका प्रकटीकरण आज अपने देश के अंदर दिखाई देता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज आपके बीच अभी यात्रा रेल की चालू कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ की है। कितना अच्छा लगता है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर रोज हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है। यहाँ भोपाल से भी राजा राम का मंदिर और चंदेरी ऐतिहासिक शिशुपाल की नगरी, वहाँ के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विस है। जबलपुर से हमारी मैहर की माता हो या कान्हा किसली पेच पन्ना हो, सभी दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी अपने सरकार के माध्यम से चल रही है। ऐसे समय में जब 13 लोक के निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, एक बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद ही आर्थिक रूप से पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलता है, यह उसका उदाहरण है। आज जहां 2022 के पहले उज्जैन के अंदर केवल साल में 25-30 हजार लोग आते थे, आज की स्थिति में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन में दर्शन करने आ रहे हैं। ये पूरा माहौल बदल रहा है। ऐसे में दर्शनार्थी अगर आते हैं तो होटल वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले,
दुकान वाले, अलग अलग सामान के बेचने वाले, सबके जीवन में बदलाव आता। और उससे बड़ी बात, कोई चल करके हिमाचल से, कोई चलकर जम्मू कश्मीर से, कोई दक्षिण भारत से, जब भारत के अंदर एक दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ के बहाने एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराते हैं, तो यह आंतरिक एकता बनती है और ये एकता एकात्मता में परिवर्तित होती है। तो मेरी अपनी ओर से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के प्रतीक इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा की आप सबको बधाई। ये महिलाओं के लिए और सभी के लिए हम जो मोदी सरकार ने ये जो व्यवस्था की है, मोहन यादव जी ने जो व्यवस्था की है, हम महिलाओं के लिए सोमनाथ यात्रा, ये एक यूनिटी दर्शाएगी हिंदू धर्म के लिए भी और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए सभी लोग, मतलब हमारी तरफ से तो हम लोग इतने खुश हैं कि हमें पहली बार जाने मिल रहा है और ये यात्रा में बहुत अच्छी सुविधाएं करी गई हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा क्षण है ये। हम सोमनाथ यात्रा पे ये पूरी ट्रेन जा रही है तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत और हजारों महिलाएं, पुरुष सभी लोग सोमनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनमें जो कभी नहीं जा पाते, तो उनके लिए बहुत बड़ा क्षण है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पहली बार जा रही हूँ मैं, और वो भी सीएम साहब की तरफ से या मोदी जी की तरफ से बोल लीजिए आप। हम लोग को बहुत ही उत्साह है, 1100 महिलाएं कम से कम जा रही हैं और भोपाल से यहाँ से, और हम लोग अच्छे से दर्शन करके और देश के लिए अपने मतलब शांति के लिए प्रार्थना करके आए। तो देखिए, सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा एक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी है ये, और यात्रा का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे हरी झंडी दिखा दी है और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है और श्रद्धालुओं में भी इसे लेकर खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे पहचान करा देते हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष महंत स्वामी अनिलानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मंच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वामी जी। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत स्वामी जी आप ही से करना चाहेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ यहाँ पर हो गया है, श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। अब ये केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि स्वाभिमान यात्रा भी इसे कहा जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? कि सोमनाथ जो है वो भारत का स्वाभिमान है और हर प्रदेश से, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो है इस यात्रा को यहाँ से शुभारंभ करके, तो ताकि हमारे मध्य प्रदेश के समस्त जनता जनार्दन जो भी उस यात्रा में शामिल हो और वहां जाएं और वहां देखें कि किस प्रकार से आतताइयों ने 10वीं शताब्दी में उस मंदिर को तहस नहस किया, पूरा मंदिर का सब सामान, पूरा सोना लूट कर जो ले गए, और फिर से भारत की वह संस्कृति ने उस मंदिर को फिर से उसी रूप में लाकर खड़ा कर दिया। और कई बार उस सोमनाथ मंदिर पर जिस प्रकार से आक्रमण हुए, उन आक्रमणों को देखते हुए ये सनातन संस्कृति है कि अपनी संस्कृति को फिर से जीवंत करके और फिर से उसी फल स्वरूप में जो पुराना स्वरूप था उसी स्वरूप में और उससे भी अच्छा स्वरूप आज हमारी सरकार ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और आज पूरे लोग फिर से वहां बाबा बैजनाथ के पास, वहां सोमनाथ के पास वहां दर्शन करने जाते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि सनातन संस्कृति को निरंतर, सोमनाथ का मंदिर तो सबके नजरों में है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी संस्कृतियों को विनाश करने का, नष्ट करने का जो काम किया गया, धीरे धीरे सरकारें उन कामों को फिर से उसी रूप में ला रही है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम मोहन सरकार का बहुत सम्मान करते हैं कि उन्होंने ये यात्रा चालू करी ताकि हमारे मध्य प्रदेश के वासी भी सोमनाथ में जाकर बाबा सोमनाथ का दर्शन करेंगे। वहां के पर्यटन को, पूरे देश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भाई संस्कृति का समन्वय तो होगा ही, लेकिन इससे पर्यटन के क्षेत्र को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जब कहीं जाता है तो उसकी दिनचर्या का पूरा साजो सामान वो खरीदता है, तो निश्चित ही उस क्षेत्र की पर्यटन को, उस क्षेत्र की जो आमदनी है उसको बढ़ावा होगा। जी बिल्कुल। स्वामी जी, अगर हम बात करें सोमनाथ मंदिर की, तो उसके अगर हम इतिहास को हम देखेंगे तो इसका इतिहास बार बार पुनर्निर्माण रहा है, संघर्ष का इतिहास हमेशा से सोमनाथ मंदिर का रहा है। आज की ये जो यात्रा है, इसे ऐतिहासिक स्मृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये कितना यहाँ पर साथ देने वाली है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज जैसे मध्य प्रदेश से ये यात्रा चालू हुई और अन्य प्रदेशों से भी चालू हो रही है, तो हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उनको उसका इतिहास
पहले तो हम कागज के पन्नों में पढ़ते थे, लेकिन अब प्रत्यक्ष जब बच्चे वहां जाकर देखेंगे और युवा वहां जाकर देखेंगे कि ये हमारी सनातन संस्कृति का एक सबसे बड़ा स्तंभ है जो बाबा सोमनाथ के रूप में विराजमान है, तो ये निश्चित ही संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समाज में आने वाले समय में समाज के मन में जो हमारे बाबा भोले की जो छवि है, जो हमारी संस्कृति की छवि है, उस छवि को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा काम होगा इसमें। जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी, देखिए सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखा दी है यहाँ पर, जो न कि सिर्फ पुल निर्माण की ओर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की ओर यहाँ पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को भी लेकर आगे चल रहा है। अब ये जो यात्रा का शुभारंभ हुआ है, इसे क्या सांस्कृतिक सिविलाइजेशन नैरेटिव के रूप में भी देखते हैं आप? देखिए, हम निश्चित रूप से जो धर्म शब्द है वो धम्म धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है धारण करना। तो निश्चित रूप से राजनीति को प्रेरित करने के लिए कोई एक दिशा देता है, वो सनातन की एक परंपरा है और हिंदुत्व जिसको हम कह सकते हैं धर्म है, तो उसकी एक वैभवशाली परंपरा रही है और उसने कण कण में ईश्वरत्व को देखा है। और हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें एक सोमनाथ जी हैं। जनवरी में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनका पुनर्निर्माण किया था और उसको पुनः स्थापन किया था। उसकी एक राजनीति थी, इस पैरेलल एक राजनीति एक थीम बनी थी, क्योंकि हम जिस तरह से आक्रांताओं ने उसको 10 से 12 बार लूटा, उस हमारी संस्कृति को विध्वंस करने की कोशिश की, चाहे धन्य धान के रूप में हो, चाहे हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो अनुयायी हों उनको विभाजन करने की कोशिश की हो, और वो लगातार आज भी चल रही है। उसको एकत्रित करने के लिए सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो तीर्थ स्थलों के रूप में होती है। हमारी नई पीढ़ी इतिहास में पढ़ती थी, लेकिन जब उसका पुनरुत्थान देखेगी तो निश्चित रूप से इसमें एक राजनीति के साथ साथ एक धार्मिक, एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान और एक कड़ी जुड़ने की आवश्यकता होती है। और ये वैज्ञानिक परख है, क्योंकि हम देवताओं को जिस तरह से मानते हैं वो एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप है। तो हमारी नई पीढ़ी जो तथ्यों और सत्यता पे अपने आप को प्रमाणित करती है, तो वह निश्चित रूप से अपने गौरवपूर्ण इतिहास को देखेगी और उस समय की आक्रांताओं द्वारा किस तरह से इसको विध्वंस किया गया और वर्तमान सरकार उस दिशा में किस तरह से कार्य कर रही है, उसकी एक तुलनात्मक और शोधपरक अध्ययन करने के लिए भी विवश होगा, जिसके कारण एक मानस बनता है। और मानस के कारण, क्योंकि हम बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की कल्पना करते हैं, वसुतो कुटुंबकम की व्याख्या करते हैं, हमारे ग्रंथ हो, चाहे गीता हो, चाहे हमारे उपनिषद हो, सब इसकी व्याख्या करते हैं। हमने कभी किसी को नष्ट करने की कोशिश नहीं की, हमको किसी को अपने आप में मिलाने की कोशिश नहीं की। हम स्वतः एक शीतल जल की तरह रहे, हमारी संस्कृति ऐसी रही जो सबको समाहित करने की कोशिश की गई। लेकिन कुछ आक्रांताओं ने और कुछ राजनीति तुष्टिकरण के लोगों ने इस तरह से रचनाएं की, जिसके कारण आज इस वर्तमान सरकार की आवश्यकता भी है और उसको राजनीति के हिसाब से भी देखा जा सकता है। क्योंकि निश्चित रूप से जब तक हम अपने गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे तो हम अपने अस्तित्व और हमारी जो सनातन की लंबी प्रक्रिया है उसके बारे में हम गर्व नहीं करेंगे, और गर्व नहीं करेंगे तो हम उसके बारे में अनुयायी के रूप में हम सजगता स्वरूप से उसके बारे में हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गैप रहा ना, साहित्य के रूप में देख सकते हैं। हमारे जो शिवालय रहे, हमारे देव स्थल रहे, उनके बारे में लोगों ने जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई, उन सबको पुनर्जागरण का एक समय बना है। क्योंकि राजनीति दल जिस तरह से उसकी समीक्षा और उसकी दिशा तय करते हैं, वो समाज में एक तीव्रता के आवेग के साथ व्यक्ति के साथ जुड़ती है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। और हम देख रहे हैं जो अभी वर्तमान सरकार है वो निश्चित रूप से सनातन की प्रेरित है और उसके तत्व को धम्म के रूप में धारण किया है, और वह उसके अपने इच्छा शक्ति के अनुरूप अपनी राजनीतिक घोषणा पत्रों के साथ उसको समावेशी बनाकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण वह सनातन का संरक्षण भी कर रही है, सनातन से दिशा और दशा भी बदल रही है, और साथ साथ उसके समावेशी करण को भी विश्व में के रूप में बता रही है। क्योंकि भगवान बुद्ध का कहना ही है कि वार्ता और शांति ही विश्व का अंतिम परिणाम है, और उसको प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने बोध में कहा है कि शांति का ही मार्ग समगम मार्ग है, और हम जो सनातनी लोग हैं वो उसी की बात पे, उसी चीज पे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से आज जिस तरह से राज्य सरकारें उसके
क्योंकि उनकी योजनाएं चल ही नहीं थी कि तीर्थाटन कराने के लिए। तो आज लगभग 1000 वर्ष पूर्व का जो जीर्णोद्धार जनवरी में प्रधानमंत्री ने किया, उसी की दिशा में राजनीति प्रेरित क्षमता के साथ साथ उसके वैज्ञानिक परख और साथ साथ उसके जो सांस्कृतिक और समाज उपयोगी चीजें हैं वो जनता के सामने आएंगी और साथ साथ नई पीढ़ी उसके रूप में एक अपने सनातन के रूप में जुड़ने का प्रयास करेगी और उसका विश्लेषण और शोध परख अध्ययन भी कर सकेगी, जिसके कारण वह गर्वान्वित हो सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल उस इतिहास भी जब नई पीढ़ी पढ़ेगी तो सबसे ये भी पढ़ेगी सोमनाथ मंदिर को जिस प्रकार से क्षति पहुंची, फिर उसका पुनर्निर्माण भी पढ़ेगी, उसके बाद उसका पुनरुद्धार भी पढ़ेगी, और जिस प्रकार से अब ये यात्रा का भी शुभारंभ हुआ है और विरासत से विकास की ओर जो यहाँ पर थीम भी रखी गई है और जो सरकार का मानना भी है, इस यात्रा से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिर से सोमनाथ मंदिर को, उस विषय को, उस भावना को फिर से केंद्र में लाने का ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। चलिए ठीक है। स्वामी जी, जब भी धर्म की बात आती है, ऐसा कोई विषय आता है, संस्कृति से जुड़ा कोई विषय आता है, जिस प्रकार से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ हुआ है, बिल्कुल पर्यटन को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जो सांस्कृतिक पहचान होती है, जो उसकी महत्ता होती है, वो जो स्थल होता है, उसको और पर्यटन को जोड़ना, क्या उसकी महत्ता को उतना ही बनाए रखना होता है? या क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं केदारनाथ मंदिर में फोन और मोबाइल सारी चीजें बैन कर दी गई है, प्रतिबंधित इसलिए कर दिया गया है क्योंकि उसकी जो महत्ता है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है खत्म होती जा रही थी। वहां पर जाकर लोग फोटो वीडियोस निकालते हैं, रील शूट वहां पर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं उन्हें भी समस्या होती है, और जिस फोकस से आप जाते हैं वहां पर वो भी कहीं ना कहीं हटता हुआ नजर आता है, तो फिर जो उसकी महत्ता होती है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाती है और खत्म होती हुई नजर आती है। तो धार्मिक स्थलों को और पर्यटन उसको बनाना, इसको कैसे अलग अलग किया जा सकता है कि उसकी धार्मिक महत्ता भी बनी रहे लेकिन साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिले? देखिए, इसमें जो जिन लोगों को हम काम में लगाते हैं धर्म क्षेत्र में, ये जो धर्म क्षेत्र में जो उस व्यवस्था का काम देख रहे हैं, ये उनका दायित्व होता है। सरकार एक बार इस व्यवस्था को बता देती है और जमा देती है, पर जो लोग वहां काम में लगे हैं, बहुत अच्छी बात है कि मूर्ति के पास तक, भगवान के मंदिर के अंदर तक मोबाइल जाना बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा मिले, मंदिर के परिसर में वहां मोबाइल फोन्स वगैरह अगर ये नहीं जाएंगे तो उससे प्रचार प्रसार कैसे होगा? तो वो वहां तक तो जाना उचित है, लेकिन अगर हम चाहें कि मंदिर के गर्भगृह तक मोबाइल ले जाएं और फोटो करें और वहां से वीडियो कॉल करके दिखाएं, तो ये सब चीजें ये ठीक नहीं है। देखो, ये तो वही बात हो जाती है कि अगर सोने को आप चौराहे पे बेचने लगोगे ठेले में रख के, तो वो 10 रुपए किलो बिकेगा, और अगर शोरूम में बेचोगे तो 1 लाख रुपए तोला बिकेगा। तो इसी प्रकार से हर चीज का महत्व होता है, इसलिए गर्भगृह तक किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन या कैमरे ये बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, लेकिन पर्यटन को और इसको संस्कृति को अगर बढ़ावा देना है तो परिक्षेत्र में ये सब चीजें लागू होना चाहिए। चूंकि लोग जाते हैं, बड़े उत्साह से जाते हैं, तो फोटो खींचते हैं, मंदिर की शिखर की फोटो डालते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन भगवान के गर्भगृह तक अगर सरकार इस पर रोक लगाती है तो ये बहुत अच्छी बात है कि गर्भगृह तक किसी भी प्रकार का कोई मोबाइल फोन, कोई कैमरा, ये बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे हमारी धार्मिक आस्था को जो है कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है कि आप हर कभी आप उसकी महत्ता को खत्म कर देंगे। तो अच्छी बात है, जैसे केदारनाथ में आपने बताया, ऐसे कई मंदिरों में हमारे भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े धाम हैं, उन धामों में गर्भगृह में मोबाइल फोन, कैमरा ये ले जाना प्रतिबंधित रहता है। तो यहाँ भी प्रतिबंधित रखना चाहिए, लेकिन पर्यटन के बढ़ावे के लिए और संस्कृति के बढ़ावे के लिए उस परिक्षेत्र में इन सब चीजों को लागू इसलिए कर देना चाहिए कि ताकि संस्कृति को बढ़ावा वो लोग प्रचार प्रसार करेंगे। भाई, इतने सारे लोग आज जैसे यहाँ से कम से कम 3 से 4 हजार लोग भोपाल से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 3-4 हजार लोग जो है हजारों लाखों लोगों में उस प्रचार को करेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जन जन तक ये चीज जाना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन स्वामी जी, मतलब इसका एक और उपाय ये हो सकता है क्या? ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अपने विवेक से ये चीज़ें जो है लोग समझे, श्रद्धालु जो समझे, और ख़ास करके नई पीढ़ी के लोग, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है नई पीढ़ी के लोग वहाँ जाते हैं और रील शूट करेंगे, उसके बाद सिर्फ फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ाने के लिए उन सब चीज़ों को वो शूट करते हैं, लेकिन जो उसकी असल भावना जो होती है, असल जो भाव होता है, वो कहीं ना कहीं उनके मन में दिखाई नहीं देता। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास जब युवा पीढ़ी पढ़ेगी, अपनी संस्कृति से
जब वो जुड़ेगी और उस चीज को समझेगी तब स्वयं वो अपने विवेक से ये चीज नहीं करेंगे। देखिए वहां पर व्यवस्थाएं जो है वो तो सरकार की तरफ से होंगी ही लागू, वो तो बोल देंगे कि प्रतिबंधित है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि युवा नहीं मानते हैं, बावजूद इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ जाती है। लेकिन जब वो खुद उससे जुड़ेंगे, अपनी संस्कृति से खुद एकदम जुड़ेंगे, जब दिल से वो जुड़ेंगे तो वो अपने विवेक से ही ये चीज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास पढ़ाने की युवाओं को जरूरत है, और अपनी संस्कृति से अगर वो जोड़ देंगे ना खुद को, तो वो अपने विवेक से ये चीजें नहीं करेंगे। ये एक उपाय मुझे ऐसा लगता है। देखिए, ये जो आपका जो उपाय है वो बहुत सराहनीय है, लेकिन मैं आपकी बात में एक थोड़ा हलंत लगाने की कोशिश करूं जी। कि मनुष्य एक जीव आत्मा है। जी, मनुष्य एक जीव मात्र है। उसको अगर वो ये समझने की अगर कोशिश कर ले तो वो मनुष्य से भगवान बन जाए, लेकिन वो मनुष्य जीव आत्मा है, वो ये चीज, इन चीजों को समझने के बावजूद भी लोग नहीं करते हैं। इसीलिए तो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। अगर बैरिकेड्स न लगाएं तो लोग तो भगवान के गर्भगृह में घुस जाए और वहां से निकले ही नहीं। तो इसलिए लोगों को ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और युवाओं को और लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि हमें जो नियम कानून बनाए गए हैं उस नियम कानून के अनुसार अगर हम चले तो हमारी संस्कृति भी जिंदा रहे और हम पे कोई उंगली उठाने की कोशिश भी नहीं करे। मैं सभी धर्मों के लिए ये बात करता हूं। ये तो हम सनातनी है, और हमारा सनातन तो इतना मुलायम और सरल होता है कि उसको जिस रास्ते पे आप ढालेंगे वो उस रास्ते पे वैसी प्रार्थना करने लगता है। तो ये सनातन इसीलिए कहा है कि सनातन ही सत्य सनातन धर्म है। तो यहाँ पे लोगों को इस प्रकार से प्रचार प्रसार करने की वास्तविकता है कि यह आवश्यकता है कि लोग अपने मन से ही, उनको किसी प्रकार की रोका टोकी ना करना पड़े, और अपने मन से, अपने भाव से, क्योंकि जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वह भाव आना चाहिए। अगर भाव आ गया तो भगवान आपको वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रील के भाव में जाएंगे तो मैं उनसे भी कहूंगा कि जो रील के भाव में अगर भगवान के पास जाएंगे तो उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी, सोमनाथ की अगर हम बात कर रहे हैं, बार बार मेरा यही कहना हो रहा है कि सोमनाथ मंदिर बार बार इसीलिए चर्चा में भी रहा है क्योंकि उसका पुनर्निर्माण भारतीय आत्मविश्वास के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। और ये जो यात्रा का भी अब जो शुभारंभ हुआ है, अब ये यात्रा उस ऐतिहासिक संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा सराहनीय पहल बन सकती है, बहुत ही ज्यादा सराहनीय और सरल माध्यम भी मुझे ऐसा लगता है बन सकता है। जी निश्चित रूप से, और उसकी कल्पना हो रही है और साकार हो रही है। आप देखिए पूरे विश्व में इस समय जो मूलतः विचार है, जो दक्षिणपंथी विचार है, जो अपने देश के प्रति जो, तो आज वो चीज विचार बढ़ रहा है। मूल लोग अपने मूल से जुड़ रहे हैं, और जहाँ के वो निवासी हैं या उनकी जो परंपरा, संस्कृति, सांस्कृतिक केंद्र हैं, उनका पुनरुद्धार की ओर हो रहा है। और वह राजनीतिक रूप में, मताधिकार के रूप में वो सरकारें स्थापित हो रही हैं। चाहे वो आप अमेरिका में देख लें, चाहे वो भारत में भी देख लें, चाहे आप रूस में देख लें, चाहे जर्मनी में देख लें, सारी जगह यही स्थिति आ रही है। क्योंकि लोग अपने मूल, नई पीढ़ी निश्चित रूप से विज्ञान परक और उसकी अलग एक सोच है, और वो चाहती है कि तथ्यों और उस पर विश्वास किया गया है। और वह उस चीज को जब प्रमाणिक और वैज्ञानिक पद्धति से पाती है तो वह निश्चित रूप से अपने आप को उसकी ओर अग्रसरित होती है। और सरकार जो निश्चित, जो जिस मूल के निवासी हैं, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, जो उनकी विचारधारा, सम्मान सबका होना चाहिए, लेकिन जहां जिसकी उत्पत्ति है, जिसकी स्थापना है, उस संस्कृति को आज लोग नष्ट करने के लिए तुले हुए हैं। ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बन रहा है। आज कम से कम इस जागरण की कम से कम आवश्यकता हुई, और आवश्यकता की तहत राजनीति इच्छा शक्ति भी दिख रही है, और उसका हम देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को फायदा भी मिल रहा है। आज सनातन के इस पे लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि जो सनातन या इस पद्धति के जो लोग अगुवाई हैं, उनमें भी इस चीज का मानक रूप से अपने जीवन में आदर्श स्थापित होना चाहिए, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, चाहे वो आचार्य भूपेंद्र जी। और सनातन के साथ राजनीति भी यहाँ पर नहीं होती चाहिए। आपको रोकना चाहूंगी, समय हो चला है। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखा दी और श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा है। युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने की बात इसलिए बार बार सामने आ रही है क्योंकि देश का भविष्य जो है वो युवा पीढ़ी के हाथ में है, और युवा पीढ़ी यदि अपनी संस्कृति को पहचानेगी और उसे साथ में लेकर चलेगी तो वाकई में
में जो सरकार की जो भावना भी है कि विरासत से विकास की ओर की जो भावना है, जो विचारधारा है, वो वाकई में सराहनीय है और युवा पीढ़ी को ये चीज़ समझनी होगी। और युवा पीढ़ी जब अपनी संस्कृति को साथ में लेकर चलेगी तो वाकई में ये जो सरकार का भी सपना है विरासत से विकास की ओर, वो भी साकार होता हुआ नजर अभी भी आ रहा है और भी तेजी से साकार होगा। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।